अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करेंगे टॉपिक द एक्सटेंडिंग मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉर टू और मोर जीन्स। तो इसमें हमें कवर करना है एपिस्टेसिस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस एंड देन डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। तो एक्सटेंडिंग मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉर टू और मोर जीन्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक जीन किस तरह से फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पर्टिकुलर फिनोटाइप। नाउ इसके अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोर देन वन जीन और टू और मोर देन टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फिनोटाइप। अब यहाँ पे सिर्फ एक जीन की वजह से फिनोटाइप अफेक्टेड नहीं होगी, बल्कि एक से ज़्यादा जीनोटाइप्स यहाँ पर आ जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, एंड देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो सबसे पहले epistasis. In epistasis, it is a Greek word for standing upon. The phenotypic expression of gene at one locus alters that of a gene at a second locus. इसका मतलब ये है कि एक जीन, जैसे कि हम कलर की बात करें तो एक जीन तो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, लेकिन जो दूसरी जीन है जो कि सेकंड अनदर लोकस पे प्रेजेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है आइदर वो जो कलर पिगमेंट है उसे शो करवाना है जीन में फिनोटाइप में या नहीं। ये जो सेकंड जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द शोइंग ऑफ द पिगमेंट, और जो पहली जीन है वो डिटरमाइन करेगी कि कौन सा कलर डोमिनेंट होगा और कौन सा कलर रिसेसिव होगा। लेकिन अगर ये सेकंड जीन ना हो तो कलर पिगमेंट ही हमें इंडिविजुअल में ऑब्जर्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन लैब्राडोर रिट्राइवर्स, इन शॉर्ट लैब्स डॉग, ब्लैक कोट कलर इज़ डोमिनेंट टू ब्राउन। अब जैसे एक जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए, अगर वो डोमिनेंट होगी तो इन डॉग्स में, लैब्स डॉग में, वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि आगे ऑफ स्प्रिंग में ब्लैक कलर अपेयर हो। और अगर वो रिसेसिव है, रिसेसिव जीन आगे रिसेसिव एलील आगे इंडिविजुअल्स में जाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ब्राउन कलर। बट अ सेकंड जीन डिटरमाइंस वेदर और नॉट पिगमेंट विल बी डिपॉजिटेड इन दी हेयर। लेकिन यहाँ जब तक ये सेकंड जीन नहीं होगी तो ये जो कलर है ब्लैक कलर जो कि डोमिनेंट था वो भी इंडिविजुअल में अपेयर नहीं होगा। So the second gene is important for the appearance of the pigment or color. So here is an example of epistasis, जिसमें हमने एक पनीट स्क्वायर ड्रॉ किया है, और इसके थ्रू मैं आपको और अच्छे से एपिस्टेसिस को समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हमने दो ब्लैक डॉग्स ले लिए और जो इनकी जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस इन नेचर है। मतलब यहाँ कैपिटल बी और स्मॉल बी है फॉर कैरेक्टर, मतलब फॉर कलर, और यहाँ कैपिटल ई और स्मॉल ई है जो कि एपिस्टेटिक है ओवर द कलर। तो जब तक ये डोमिनेंट ई ऑफ स्प्रिंग में या गैमेट्स में नहीं आएगा, कलर की डिपोजिशन भी, पिगमेंट की डिपोजिशन भी नहीं हो पाएगी। सो एज इट इज़ रिटन द कैपिटल ई और स्मॉल ई जीन विच इज़ एपिस्टेटिक टू द कैपिटल बी और स्मॉल बी जीन कोडिंग फॉर द हेयर पिगमेंट controls whether or not pigment of any color will be deposited in the hair। तो यहाँ पे हमने ये हेटेरोजाइगस नेचर के ऑफिस पेरेंट्स ले लिए हैं। यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे, 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो गैमेट में कैपिटल बी और कैपिटल ई आएगा, या स्मॉल बी विद कैपिटल ई, या कैपिटल बी विद स्मॉल ई, और जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो ये कि दोनों ही रिसेसिव जीन गैमेट्स में आए, डेट इज़ स्मॉल बी एंड स्मॉल ई। इसी तरह ऑफ स्पर्म में भी यही गैमेट्स फॉर्म होंगे, यही पॉसिबिलिटीज आएंगी।
तो यहाँ जब हमने पनीट स्क्वायर ड्रॉ किया तो यहाँ हमें अगर दो कैपिटल बी और कैपिटल ई जीन ऑफ स्प्रिंग में आते हैं तो जो डॉग्स का कलर है वो ब्लैक होगा। एपिस्टेटिक जीन भी यहाँ पर आई है तो वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर को डिपॉजिट करवाने में। इसी तरह हमें 9 ब्लैक डॉग्स मिलेंगे। ब्राउन कलर किस तरह आएगा? अगर जो रिसीसिव जीन है वो ऑफ स्प्रिंग में आती है, मतलब कि स्मॉल बी विथ डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन, तो स्मॉल बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर। बट जब तक डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन प्रेजेंट ना हो ब्राउन कलर अपेरेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ एपिस्टेटिक जीन प्रेजेंट है, देयरफॉर द ऑफ स्प्रिंग शोइंग ब्राउन कलर। तो इस तरह हमें 3 ब्राउन डॉग्स मिल सकते हैं इन ऑफ स्प्रिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब में एपिस्टेटिक जीन प्रेजेंट है। देन जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो है हमारे पास येलो डॉग्स। अगर डोमिनेंट एलील आता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, या रिसीसिव एलील आता है जो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर। कैपिटल बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर एंड स्मॉल बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, ब्राउन कलर। लेकिन यहाँ देखें जो एपिस्टेटिक जीन है वो रिसीसिव है, यहाँ इनमें कोई भी डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन नहीं आई, तो इन डॉग्स में नीदर वी गेट ब्लैक कलर नॉर वी गेट ब्राउन कलर। मतलब यहाँ कलर की डिपोजिशन ही नहीं हुई, ना ही ब्लैक कलर की और ना ही ब्राउन कलर की, and as a result we get yellow dogs. The hair color या hair pigment is yellow. So here we can get the ratio 9:3:4. अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ द क्वांटिटेटिव वेरिएशन यूजली इंडिकेट्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, क्वांटिटेटिव वेरिएशन या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्या चीज़ है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करती हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो अब यहाँ पे वेरिएशन आ रही है यूजली इंडिकेटिंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। किस वजह से आती है? Mainly the reason is polygenic inheritance. It is an additive effect of 2 or more genes on a single phenotypic character. तो polygenic inheritance का मतलब ये कि more than one genes responsible हैं for a single phenotypic character के लिए। For example, height and skin color। जैसे कि हम देखते हैं हाइट पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करती है, इसी तरह स्किन कलर या स्किन टोन भी पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होती है? इट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन कंट्रास्ट इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था प्लियोट्रॉपी, उसमें हमने बोला था कि प्लियोट्रॉपी इज़ दैट one gene is responsible for several phenotypic character। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसका उलट आप समझ लें, अपोजिट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैनी जीन रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर अ सिंगल phenotypic character। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। So it is the analysis of family pedigree can be used to deduce the possible genotypes of individuals and make predictions about future offspring. Such predictions are statistical probabilities rather than certainties। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिसिस्ट जो होते हैं वो लोग जो जीन की स्टडी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है फैमिली हिस्ट्री की फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेड, सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, देन एक जगह पे उसको असेंबल कर लेते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री। देन फिर वो ट्रेस करते हैं पार्टिकुलर कैरेक्टर को कि किस तरह से पार्टिकुलर कैरेक्टर अकर हो रहा है इनटू अ
into a generation। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता चल जाता है पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग में क्या आ सकती हैं फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग में। तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पेडिग्री। यहाँ पे हमने 3 जनरेशन्स ली हैं। फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सेकंड जनरेशन में पेरेंट्स, आंट एंड अंकल्स, और थर्ड जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग है विच आर हेयर 2 सिस्टर्स। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इट रिप्रेजेंट मेल एंड ये जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट फीमेल। देन ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग जिनमें पेरेंट्स, अंकल और आंट हैं। देन पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर क्या है 2 सिस्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम जो ट्रेड स्टडी कर रहे हैं वो है विडोज पीक। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो हेयर लाइन है ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट है एक डॉटर में और दूसरी डॉटर में ये नहीं है। तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब ये जो जीन है, डोमिनेंट जीन कैपिटल W और स्मॉल w से शो किया गया है, और जो रिसीसिव जीन है यहाँ पर फॉर विडोज पीक उसको स्मॉल w और स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक डॉटर में ग्रैंड पेरेंट्स से अगर हम इसको रिलेट करें, एक डॉटर में और एक सन में ये कैरेक्टरिस्टिक आई है और 2 डॉटर में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं आई। और इसी तरह हम यहाँ देख लें, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ये फादर हैं ऑफ स्प्रिंग के और ये मदर हैं, तो इनकी हम फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हुए बता सकते हैं कि उनके ऑफ स्प्रिंग में विडोज पीक आएगी या नहीं आएगी। ये प्रिडिक्शन होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके थ्रू हम एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग में वो अकर होगा या नहीं होगा उसको ट्रेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो विडोज पीक है ये डोमिनेंट ट्रेड है या रिसीसिव ट्रेड है, क्योंकि ये एक डॉटर में तो प्रेजेंट हो रहा है लेकिन जो सेकंड बॉर्न डॉटर है उसमें ये विडोज पीक ऑब्जर्व नहीं हो रही। तो यहाँ हमने ये देखा कि जो दोनों पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, उन दोनों में विडोज पीक अपेयर हुई थी, बट इनकी ऑफ स्प्रिंग में एक डॉटर में अपेयर हुई और एक में नहीं हुई। तो हमें पता ये चला यहाँ से कि जो विडोज पीक है वो डोमिनेंट ट्रेड है, क्योंकि अगर कैपिटल W ऑफ स्प्रिंग में आता है तो जब ये विडोज पीक अपेयर होगी, या अगर कैपिटल W और एक रिसीसिव ट्रेड जो कि स्मॉल w है वो ट्रेड में आता है, वो ऑफस्प्रिंग में आता है, जीनोटाइप अगर ये होती है तो जब भी विडोज पीक अपेयर होगी। बट अगर दोनों ही रिसीसिव जीन ऑफ स्प्रिंग में अपेयर होते हैं तो विडोज पीक अपेयर नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं इन ऑफ स्प्रिंग। फॉर एग्जांपल हम दूसरी एग्जांपल देखें तो एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं PTC सब्सटेंस, या ये एक केमिकल है जो कि कुछ इंडिविजुअल टेस्ट कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अब वो होता है रिसीसिव जीन की वजह से। अगर 2 रिसीसिव एलील ऑफ स्प्रिंग में आते हैं तो वो इंडिविजुअल PTC को टेस्ट कर पाते हैं। PTC ये एक केमिकल होता है। अगर रिसीसिव ट्रेड आते हैं, जैसे हम रिसीसिव के लिए स्मॉल t ले लेते हैं, अगर 2 रिसीसिव एलील ऑफ स्प्रिंग में आएंगे तो वो इंडिविजुअल PTC को टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर एक डोमिनेंट ट्रेड भी आ गया और एक रिसीसिव ट्रेड हुआ तो इस डोमिनेंट ट्रेड की वजह से जो इंडिविजुअल होंगे वो PTC को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने यही किया हुआ था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, होमोजाइगस कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है। जैसे ये होमोजाइगस है,
पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी ये हम ट्रेस कर सकते हैं और जीन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम इस टेक्निक के ज़रिए डिसेबिलिटीज़ या डेडली डिज़ीज़ को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं कि वो ऑफस्प्रिंग में अकर होंगी या नहीं होंगी। देन इसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर। वो डिसऑर्डर जो डोमिनेंट एलील की वजह से ऑफस्प्रिंग में अकर होंगे। इसके अंदर पहले एग्जांपल है एकोंड्रोप्लाजिया। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म की ये एक फॉर्म है। डॉर्फिज्म मतलब जिनमें वो इंडिविजुअल जिनमें कद छोटा रह जाता है। तो वो किस वजह से हो सकता है, कॉज्ड बाय आ डोमिनेंट एलील। अगर इंडिविजुअल में कैपिटल डी आता है तो वो इंडिविजुअल वो ऑफस्प्रिंग डॉर्फिज्म का शिकार हो सकते हैं। डेट माइट हैव अराइजन एज अ म्यूटेशन इन दी एग और स्पर्म, जो कि म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन और दूसरी ऐसी टर्म को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन यहाँ पे अभी मैं सिंपल से बता देती हूँ ये क्या होता है। हमारे क्रोमोसोम के अंदर जीन के अंदर चेंजेस हो जाती हैं। अब वो चेंजेस रेडिएशन की वजह से भी हो सकती हैं। बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं फॉर म्यूटेशन of a parent or could have been inherited from an affected parent। ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है और अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट भी अफेक्टेड होगा तो ऑफस्प्रिंग में ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगेन हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसको स्टडी कर रहे हैं। पेरेंट्स हैं, एक डॉर्फ फिनोटाइप रखते हैं और एक जो पेरेंट है वो नॉर्मल फिनोटाइप रखते हैं। डॉर्फ फिनोटाइप के लिए हमने कैपिटल डी और स्मॉल डी लिया है और नॉर्मल फिनोटाइप के लिए स्मॉल डी लिया है। मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है हमें, कैपिटल डी अगर इंडिविजुअल में आ जाए तो डॉर्फिज्म होगी और अगर रिसेसिव ट्रेट मतलब स्मॉल डी अपेयर होते हैं ऑफ स्प्रिंग में तो कैरेक्टरिस्टिक उनकी कैसी होगी, उनका नॉर्मल हाइट होगी। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हमने एग ले लिए जो कि स्मॉल डी और स्मॉल डी है और स्पर्म डेट हैव एलील ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। जब पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन आई, ये दूसरी हेटेरोजाइगस कंडीशन और दो होमोजाइगस कंडीशन। तो जो ये दो हेटेरोजाइगस कंडीशन आई जिनमें एक कैपिटल डी प्रेजेंट है और दूसरा स्मॉल डी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी इसी तरह एक कैपिटल डी और दूसरा स्मॉल डी, तो इसकी वजह से ड्वार्फ फिनोटाइप हमें ऑब्जर्व होगी ऑफस्प्रिंग में। मतलब 50% चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ हों और 50% चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग नॉर्मल फिनोटाइप रखें। इसी के बाद एक और एग्जाम्पल है जो कि है हंटिंगटन्स डिजीज़, डिजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होगा, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। इस कॉज बाय अ लीथल डोमिनेंट एलील। ये भी डोमिनेंट एलील की वजह से होगा। अगर ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट एलील आता है, चाहे वो एक ही एलील क्यों ना हो, दूसरा नॉर्मल हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन ही क्यों ना हो, तो हंटिंगटन डिजीज़ उन ऑफस्प्रिंग में ऑब्जर्व होगी। और अगर वो होमोजाइगसली, जैसे कि हम डी की बात कर रहे हैं, तो होमोजाइगस अगर हम देखें दो कैपिटल डी आ जाते हैं तो वो कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। डेट हैज़ नो ऑब्जर्वेबल phenotypic effect until the individual is about 35 to 45 years old। अच्छा, ये ऐसे जो बच्चे होंगे वो इनिशियली तो नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, उनको कोई डिफ़िकल्टी कुछ नहीं होगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे नर्वस डिसऑर्डर के या न्यूरोनल ब्रेकडाउन के, जब तक उनकी एज 35 से 45 के अराउंड ना आ जाए। इट इज़ इरिवर्सिबल एंड इनएविटेबल फैटल। ये कंडीशन इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा अगर न्यूरॉन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए तो उनको दोबारा से सिक्योर या रीजनरेट नहीं करवाया जा सकता।
A child born to a parent with the Huntington's disease allele has a 50% chance of inheriting the allele and the disorder. तो इसमें भी सेम यही कंडीशन आ जाती है कि 50% चांसेस होते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उनमें हंटिंगटन डिजीज़ हो, और 50% चांसेस होते हैं कि बच्चे नॉर्मल हों। अच्छा, अब एक लास्ट कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ जीन की वजह से डिसऑर्डर ऑफ स्प्रिंग में नहीं आते, बल्कि इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल पर फॉर आ स्पेसिफिक डिजीज़। आ जेनेटिक कंपोनेंट प्लस अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया मल्टीफैक्टोरियल का मतलब ही यही है कि जीन के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि डिसऑर्डर्स को डिफरेंट डिसऑर्डर्स को अकर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, अल्कोहलिज्म, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर तो हमारी सीएनएस डिसऑर्डर हो गए, मेंटल डिसऑर्डर हो गए। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जो कि आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा फैलती जा रही हैं ये डिज़ीज़, कैंसर कितना ज़्यादा फैलता जा रहा है, अल्कोहलिज़्म, वो इंडिविजुअल जिनको ड्रिंक करने की आदत होती है, अब ड्रिंक करने की वजह से हमारा सबसे पहले लीवर डिस्टर्ब होना शुरू होता है, सिरोसिस वगैरह की कंडीशन आ जाती है। तो ये सिर्फ जेनेटिकली डिसऑर्डर नहीं होते, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम अल्कोहलिज्म की एग्जांपल ले लें, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम हैं, अगर एक इंडिविजुअल में वो एंजाइम कम है तो वो अल्कोहल को डिग्रेड नहीं करवा पा रहे। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अल्कोहल को इंटेक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो वो फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। कैंसर के लिए एक तो सेल वैसे ही एबनॉर्मली डिवाइड हो रहा है, और ऊपर से डिफरेंट रेडिएशन से अगर बंदा एक्सपोज हो रहा है, तो वो फैक्टर भी कैंसर को ग्रो करवाने में एक प्रोमिनेंट फैक्टर हो सकते हैं। इसी तरह हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर के अलावा हमारी डाइट, हमारा इनटेक भी इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अच्छा, इसी के लिंक में ये सेकंड पॉइंट देखें, लिखा हुआ है नो मैटर sorry no matter what our genotype, however our lifestyle has a tremendous effect on phenotype। तो अब इसको हमें ओवरकम कैसे करना है, कुछ अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं कि ये डिज़ीज़ इंडिविजुअल में ना फैले। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, आ हेल्थफुल डाइट लेनी है, abstinence from smoking, and an ability to handle stressful situations all reduce our risk of heart disease and some type of cancer। तो इस तरह हम इन कंडीशन से जो कि मल्टी फैक्टोरियल है, अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें, और इसी तरह अगर हमें पता हो कि हमें स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से कोप आउट करना है, तो हम इन डिजीज़ से जो कि डेडली हो सकती हैं हमारे लिए, हम बच सकते हैं। अच्छा, इनको ट्रेस आउट करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग होती है। तो इसमें फीटल टेस्टिंग भी की जाती है, जिसमें हम कैरियोटाइप को, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कोई जो डिज़ीज़ है वो ऑफ स्प्रिंग में हो सकती है या नहीं। इसी तरह न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग होती है और डिफरेंट अदर मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम इन डिसऑर्डर्स को ट्रेस आउट कर सकते हैं।